बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। हम लोगों की जहाँ तक बातें हुई थी भारत के प्राकृतिक स्वरूप के बारे में, उसमें हम लोग समझ रहे थे उत्तर एवं उत्तर पूर्व पर्वत श्रेणी। उत्तर एवं उत्तर पूर्व पर्वत श्रेणी में हम लोग जाने हैं कि ये श्रेणियों के आधार पर इसका विभाजन कितने प्रकार से होता है। जैसे पहला है ट्रांस हिमालय और दूसरा हो गया हिमालय। उसी तरह से हम लोग जाने हैं कि प्रादेशिक विभाजन, ये श्रेणियों के आधार पर विभाजन, प्रादेशिक विभाजन। उत्तर के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को दो भाग में विभाजित किया जाता है। तो इस संदर्भ में ये श्रेणियों के आधार पर हो या कालानुक्रम के आधार पर, तो ट्रांस हिमालय, यह जो है ट्रांस हिमालय की बात हम लोग कर चुके हैं, जिसमें काराकोरम को जाने हैं, लद्दाख को जाने, जास्कर को जाने। ये तीनों श्रेणियां किसमें पाई जाती हैं? ट्रांस हिमालय। तो हिमालय के संदर्भ में आज हम लोग जानेंगे बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को जानने के क्रम में पहले से ही यह जान रहे हैं कि ट्रांस हिमालय का निर्माण इस स्थिति में, जब भारत अफ्रीका से यूं आ रहा था अपने उत्तर पूर्व दिशा में यूरेशियन प्लेट की ओर, तब उस समय क्या होता है कि इसका अग्रभाग, ये अग्रभाग इसमें टकराव करता है। और इस स्थिति में ये जो था यहाँ पर टेथिस सागर, तो टेथिस सागर वाले एरिया में ये क्या होता है, इसको हम लोग बाई फिगर समझ, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि मान के चला जाए ये प्लेट ए इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट हो गया, और ये हो गया यूरेशियन प्लेट, ये प्लेट नंबर बी, प्लेट नंबर ए और ये प्लेट नंबर बी। दोनों का इधर देख रहे हैं कि अभिसारी क्रिया हो रही है, यानी दोनों प्लेट क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। और यहाँ पर यह जो ये भाग दिखाई दे रहा है, यह है टेथिस सागर का हिस्सा। ये टेथिस सागर के हिस्से में क्या होता है कि दोनों ही तरफ से, अब ये भी प्लेट है और ये भी प्लेट है, तो दोनों ही तरफ से क्या होगा कि नदियां इस एरिया में चलेंगी। अब इधर से भी नदी आ रही है और इधर से भी आ रही है, और वैसे क्रम में क्या होगा कि इसमें मलबे गिरेंगे। मलबे जो जमा होंगे उनसे, अब यहाँ दूसरी स्थिति इसी को देखा जाए तो इधर क्या हो रहा है, मलबे जमा हो रहा है, अवसाद जमा हो रहा है। अवसाद जमा होगा तो निश्चित है कि वहां पर क्या होगा, वो दबाव पड़ेगा, दबाव भी पड़ेगा और ताप भी बढ़ेगा। तो दाब और ताप दोनों के बढ़ने के कारण अब यहाँ की स्थिति जो हम लोग देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा वलन आया है। यहाँ वलन कितना आया? कम आया है। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं ये दोनों ही प्लेट, ये ए प्लेट ए और ये है बी, यहाँ भी वही ए है और ये बी, यानी इंडियन प्लेट हो गया और ये हो गया यूरेशियन प्लेट। तो वैसे में क्या होता है कि दोनों में यहाँ पर ये दबाव बन रहा है। दबाव बनने की स्थिति में क्या होता है कि यह जो टेथी सागर का एरिया है वो और गहरा होते जा रहा है, यानी नीचे की ओर दबते जा रहा है। और कभी भी बेटा क्या होता है कि जियो सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन मीन वो, जियो सिंक्लाइन का अर्थ ही होता है भूसन्नति। तो भूसन्नति जो चीज होती है वो उस संदर्भ में कही जाती है कि जहां पर क्या होता है कि लंबा, सकरा और उथला जलीय, जैसे ये वाला एरिया हम लोग देख रहे हैं, तो ये जलीय भाग जो है जिसमें क्या होता है कि तलछटी निक्षेप जमा होते जाता है। ये निक्षेप यानी अवसाद, ये सब जमा होते जा रहा है और इसके तली में क्या होता है कि धसाव होते जाता है। यहाँ पर स्थिति देखेंगे, इसके तली में धसाव होते जा रहा है और यहाँ पर और भी स्पष्ट नजर आ रहा है। तो ये कहलाता है जियो सिंक्लाइन या भूसन्नति। भूसन्नति जमीन का ही वो सकरा भाग होता है जहाँ पर अब पानी भर गया है, और पानी भरेगा यानी वो उथला सकरा जमीन होगा लंबा, जिसमें जल भरा होगा। और इस जल वाले एरिया में क्या होगा कि आजू बाजू से जो उच्च क्षेत्र है उस क्षेत्र से भी क्या होंगी, नदियां आकर के गिरेंगी। और गिरेंगी जब नदियां तो अपने साथ अवसाद लाएंगी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पानी लेकर आती हैं। और उन अवसादों को क्या करेंगे कि क्रमशः वो धीरे धीरे यहाँ जमा हुआ, फिर जाकर के यहाँ कुछ हुआ, और फिर जाकर के यहाँ पर स्थिति ऐसी हुई कि ताप और दाब इतना बढ़ गया कि उसमें संपीडनात्मक बल जो रहा वो काफी वर्क किया, जिसकी वजह से नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ। यही वजह है कि अपना जो हिमालय पर्वत है इसको कहा जाता है नवीन वलित पर्वत या नया मुर्दार पर्वत। और ये कहाँ होता है?
वो याद रखना है। ये जब कभी भी मुर्दार पर्वत का निर्माण होगा, वो निश्चित है कि किसी न किसी वैसे जियोसिंक्लाइन में ही होगा, जो यानी भूसन्नति, जो कि सकरा, उथला और वैसा जलीय भाग होता है जिसमें तलछटी का निक्षेप से जमा होता है, और उसके तली में ऐसा जमाव धसाव भी होते जाएगा, ये धसते जाएगा और ये ऊपर की ओर उठ जाएगा और वलन होगा इसमें, टेढ़ा टेढ़ा। तो आगे हम लोग इसको समझ लें कि कोबर महोदय क्या कहे हैं। कोबर महोदय ने जियोसिंक्लाइन या उसको कहा जाए भूसन्नति, भूसन्नति को पर्वतों का पालना करें, पर्वतों का पालना। मेन इसका जन्म स्थली है, पर्वतों का क्या है, ये जन्म स्थली है। कौन सा, तो ये जो जियोसिंक्लाइन है, यानी यह भूसन्नति, ये जो भूसन्नति है वो पर्वतों की जन्म स्थली है। यहाँ पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। अब कौन बताए हैं, तो कुबर महोदय, इसको याद रखोगे आप लोग। और ये करीब करीब, जैसे यह जो एरिया है वो आज से 5 से 7 करोड़ वर्ष पहले, ऐसा माना जाता है कि ये 5 से 7 करोड़ वर्ष पहले ये क्या था कि हिमालय के स्थान पर ये जो हिमालय दिखाई दे रहा है ना, ये टेथिस नामक सागर हुआ करता था, ये हम लोग परिचित हो चुके हैं। तो इनमें जो होगा, ये प्लेट ए और प्लेट बी से क्या होगा कि अवसाद यहाँ पर जमा होंगे। हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर अवसाद जमा होंगे। अवसाद जब जमा होंगे तो निश्चित है कि उसमें क्या हो जाएगा, ये निक्षेपण होगा, यानी जमा हो रहा है। और वैसे स्थल खंडों में ये संपीडनात्मक बल लगने के बाद ही क्या होता है, यानी दबाव दोनों तरफ से आया, तो संपीडनात्मक बल लगने के कारण क्या हुआ कि हिमालय का निर्माण। हिमालय पर्वत निर्माण के क्रम में बच्चों हम लोग जान चुके हैं कि इस एरिया में अब क्या होता है कि टेथिस सागर वाले भूसन्नति में हिमालय की उत्पत्ति होती है। हिमालय की उत्पत्ति में क्या है, अब तो निश्चित हो गया है कि हमारी जानकारी में कि ये मान लिया जाए यूरेशियन प्लेट है और ये हो गया इंडियन प्लेट। तुम लोग अच्छे से समझ पाओ कि यह जो चीज है वो टेथिस सागर, वो एक सिंक्लाइन की तरह है, और इसमें क्या होता है कि दोनों ही तरफ से आने वाली जो नदियां होती हैं उनके द्वारा अवसाद जमा होते जाता है। इस चीज को हम लोग क्लियर कर चुके हैं अपनी पढ़ाई के दौरान। अब यही अवसाद जो है वो क्या किए हैं, पर्वत निर्माण किए। तो पर्वत निर्माण में अब यहाँ हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि यह जो चट्टान होगा इसमें पाया जाने वाला, वो कैसा होगा, अवसादी होगा, अवसादी चट्टान। और ये अवसादी चट्टान जब है बच्चों, तो आप ही सोचो कि ये कैसा होगा, क्या ये कठोर होगा, नहीं, क्योंकि इसमें जो मटेरियल्स हैं, जो अवसाद जमा हुए हैं, जो सेडिमेंट्स आए हैं, उन्हीं के बदौलत ये बना ना, तो ये कैसा होगा, ये मुलायम होगा। ये अवसादी चट्टान हमेशा मुलायम होता है, ये मुलायम होगा। और मुलायम होगा तो निश्चित है कि इसका अपक्षय होगा, यानी टूट फूट होगा। टूट फूट होने के क्रम में क्या होता है कि यह जो पूरा एरिया है वो या तो भूकंप का शिकार रहेगा, या फिर वहां पर भूस्खलन स्थिति होती है। भूस्खलन की, भूस्खलन में, भूकंप में भूमि का हिलना, कांप जाना, और भूस्खलन में भूमि के टुकड़े का गिरना, यानी उस चट्टान के टुकड़े का खिसकना, गिरना, इसको कहा जाता है भूस्खलन। तो ऐसी स्थितियां यहाँ पर बनी रहेंगी एनी टाइम। और इन मुलायम चट्टानों से क्या होगा कि जब ये सब होगा तो स्थिति क्या होगी कि उसमें निर्माण क्रिया होती रहेगी, यानी वह जो पर्वत है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा, कहीं डाउन भी होते रहेगा। तो ऐसी जो अभिनति और अपनति की स्थिति आती है, इसी को कहा जाता है मोड़दार पर्वत, यानी कभी ऊपर उठा हुआ शीर्ष और कभी यही नीचे और फिर यही ऊपर। तो ऐसी स्थिति जो होती है ये मोड़दार पर्वत का निर्माण करती है। तो इस तरह से क्या मिला, मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ। अब यह जो मोड़दार पर्वत बना, इसी में क्या होगा, ये बहुत ही ऊंचा है, यानी विश्व का सबसे ऊंचा अगर पर्वत है
तो अपना हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत में भी कौन सा है? हिमालय पर्वत में माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? माउंट एवरेस्ट। निश्चित है कि जब ये माउंट एवरेस्ट ऊंची चोटी है तो ऊंची चोटी में क्या हो जाएगा? वहां पर बर्फ जमेगा। क्योंकि क्या होता है, तापमान जब ऊंचाई की ओर हम बढ़ते हैं, 165 मीटर ऊंचाई पर जब जाते हैं, तो 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो तापमान घट जाता है। यानी कि इसको ऐसे रखो, 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? तापमान घट जाता है। तो ऐसे करके अगर हम लोग 1 किलोमीटर पूरी दूरी तय करते हैं, 1 किलोमीटर, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। यह जो स्थिति आती है, तो ये माउंट एवरेस्ट है, 8,848.86 है। 86 कहीं कहीं 9 भी लिखा रहता है, 8,848 मीटर ऊंचा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसका जो शिखर होगा, जो ऊपर का ये शिखर होगा, यहाँ पर ग्लेशियर जमा रहता है। ये ऊपर के शिखर में क्या होता है? ग्लेशियर जमा रहता है। तो यह स्थिति अब आएगी कि यहाँ से ढेर सारी नदियों का जन्म होगा, यहाँ से नदियां निकलेंगी। और जब नदियां निकलेंगी तो क्या करेंगी? फिर अपने साथ अवसादों को लेकर के चलेंगी। और यही अवसाद जो होंगे, ये नदियों द्वारा क्या होगा? काट छाट होगा। नदियों द्वारा काट छाट हुआ, काट छाट हुआ तो उससे अवसाद निकला। और इन्हीं अवसाद के द्वारा क्या होता है कि इस एरिया में जो बृहद हिमालय बना हुआ है, उसके निचले भाग में कश्मीर में करेवा नाम का मैदान है। कश्मीर जो है वहां पर एक मैदान बना हुआ है जिसे नाम दिया गया है करेवा। और ये करेवा क्या है? तो करेवा वह भूभाग है जहां पर हिमनद द्वारा क्या होता है कि जितने भी अवसाद हैं वो अब यहाँ पर जमा होते 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 और बहुत ही सुंदर मैदान बना रखे हैं, जिसमें कि सबसे अधिक खेती जो होती है वो केसर की होती है। केसर के लिए कश्मीर प्रसिद्ध भी है और सेब की खेती इस इलाके में होती है। ये करेवा जो जगह है वो बहुत ही उपजाऊ जगह और घाटी तैयार करता है। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि हिमालय पर्वत के निर्माण में क्या होता है कि यह नवीन वलित पर्वत है, यानी नवीन मोड़दार पर्वत है। और नवीन मोड़दार पर्वत होने की वजह से ये पूरा का पूरा ये अवसादी चट्टानों का प्राप्त होना, उसका गुण ही है मुलायम रहना। अब जब मुलायम है तो इसमें काट छाट अवक्षय होगा ही होगा। और जो स्थिति उत्पन्न होगी उससे ये मुर्दार पर्वत का भी निर्माण हो रहा है। और प्लस उस पर से जो ये एरिया हमको मिला जो कि बर्फ से आच्छादित है, ग्लेशियर्स है, वहां से नदियों का उद्गम भी हो रहा है। और ये नदियां जब अपने साथ अवसादों को लेकर के चलती हैं तो वैसी स्थिति में जिस मैदान का निर्माण करती हैं उसको नाम दिया जाता है करेवा, जो कश्मीर में प्राप्त होता है, जहाँ जायफल या उसको कहा जाए केसर, केसर की खेती होती है और सेब की भी खेती होती है। तो इस तरह से इतने पार्ट को हम लोगों ने समझा कि ये किस तरह से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के एक दूसरे के समीप आने की वजह से ये क्या होता है, ये तेथिस नामक भूसंगति में इतनी अभिक्रिया के बाद और हिमालय का निर्माण होता है। अब हम लोग देख रहे हैं, यहाँ बच्चों हम लोगों का अपना देश, ये भारत का मैप दिख रहा है, इस पर आप लोग ध्यान दें। तो ये देखने के क्रम में हम लोग पा रहे हैं कि ये यहाँ पर पर्वत श्रेणियां दिखाई दे रही हैं, जिनके बारे में हम लोग पहले ही जानकारी ले चुके हैं। ये काराकोरम श्रेणी हुई, यहाँ पर हो जाएगी लद्दाख श्रेणी, और ये है जास्कर श्रेणी। उसके नीचे यह जो श्रेणी दिखाई दे रही है यही है आपका बृहद हिमालय। और इन सभी के बीच में उसके नीचे आ जाता है लघु हिमालय या लघु हिमालय, ये हो जाता है शिवालिक हिमालय। तो इन सब के बीच में हम देख रहे हैं कि कोई जगह दिख रहा है। इन जगहों को भी शचर जोन के नाम से या फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग समझ लें। यहाँ बच्चों उन सभी श्रेणियों का नाम लिखा हुआ है जो हिमालय में प्राप्त होती है। जैसे ट्रांस हिमालय हुआ, ये बृहद हिमालय हुआ, ये लघु हिमालय हुआ
और ये बाह्य हिमालय। तो इसको बताने के संदर्भ में मेन जानकारी ये देनी है कि यह अगर श्रेणी है ट्रांस हिमालय की, तो इसके और यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है एक, ये बृहद हिमालय। तो इन दोनों ही के बीच जो यह एरिया दिख रहा है, यह एरिया, ये एरिया, यह जो है वो एक ऐसा क्षेत्र है जो कि दोनों ही बीच, जैसे मान लिया जाए कि अगर थाली में किसी तरह से एक तरफ चावल रख दिया जाए और एक तरफ दाल, तो दाल और चावल के बीच का कोई ऐसा भी पोर्शन होगा जिसमें यहाँ का चावल भी मिला रहेगा और यहाँ का दाल भी। वही स्थिति है यहाँ की भूमि में भी। जब यहाँ पर क्या होता है कि ये पर्वत निर्माण हुआ ट्रांस हिमालय का, और ट्रांस हिमालय के बाद ये एरिया आया बृहद हिमालय का। तो उस स्थिति में यह जो बीच का एरिया रहा, ये वाला, तो इस एरिया में क्या होता है कि एक ऐसा जोन तैयार हो जाता है जिसको नाम दिया जाता है इंडस शांगपो जोन। ये इंडस शांगपो शचर जोन के नाम से इसको जाना जाता है। इसको शॉर्टकट में ITSZ भी कहा जाता है। हम लोग जान चुके हैं कि ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो मेसोजोइक काल में। इधर आप लोगों को काल भी लिखा हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर जो बीच में जो जोन मिल रहा है, जो एक गैप मिल रहा है, उस गैप का नाम भी लिखा हुआ दिख रहा है। तो इसको हम लोग पहले परिचित हो लें। तो ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय का है सीन, और ट्रांस हिमालय मेसोजोइक काल में बना है, और यह जो बृहद हिमालय है ये इयोसीन काल में बना हुआ है। तो इयोसीन काल और मेसोजोइक काल में ये बने हुए दो पर्वतों के बीच जो एरिया ज्वाइंट वाला है, उसको नाम दिया गया है इंडस शांगपो शचर जोन। तो पहला तो यह है कि बच्चों, मैं चाहूंगी कि पहले तुम लोग को शचर और भ्रंश के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे लो। तो ये शचर किसे कहा जाएगा? बड़ा जब फॉल्ट होता है, तो जब कभी भी जो जो गैप होगा वो बड़ा होगा, तो उसको नाम दिया जाता है शचर। ठीक है, बड़े गैप को क्या कहा जाता है? शचर। और जब वही गैप छोटा होता है तो उसको कहा जाता है भ्रंश। यहाँ पर यहाँ की जो स्थिति है, जो हम लोग अभी देखे, यह बीच वाली स्थिति, तो ये बड़े जोन है, इसलिए इसको कहा गया है शचर, यानी इंडस शांगपो शचर जोन। यानी जो सिंधु नदी है और कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के बीच का जो एरिया था, वो चूंकि ये दोनों ही नदियां क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं, यानी हिमालय के निर्माण से पहले से बहने वाली नदियां हैं। तो इनके एरिया को, गैप को कहा गया है इंडस शांगपो शचर जोन, जो दो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का क्षेत्र है। इसके बाद की अन्य जानकारी है, इसको आज ही हम लोग देख लें कि बृहद हिमालय और लघु हिमालय, यहाँ पर लघु हिमालय दिख रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो यह गैप है, ये एरिया, इस गैप को नाम दिया गया है MCT, शॉर्ट में कहा जाता है MCT, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसी तरह से लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच यह जो पूरा इलाका आता है, यह वाला, इसको कहा जाता है MBT। तो MBT, और यहाँ पर है बाह्य हिमालय। तो ये जो बाह्य हिमालय और लघु हिमालय, हमेशा आप ध्यान रखोगे कि बाह्य हिमालय और लघु हिमालय के बीच कौन सा आ जाएगा, ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और इसके बाद यानी बाह्य हिमालय मीन शिवालिक के बाद जो एरिया होगा, वो पूरा का पूरा नदी, जहां पर नदियों द्वारा बना हुआ मैदान है, उस वाले इलाके में अब पाया जाता है हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट। इसको कहा जाता है हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट, HFF। तो इससे आप परिचित हुए। एक बार फिर से हम लोग समझ लें कि ट्रांस हिमालय मान के सपोज दैट इसको मान लिया जाए ये ट्रांस हिमालय है, ये मेसोजोइक काल में बना है, और उसके बीच यहाँ पर ये जो गैप है पिंक कलर में, तो ये गैप को कहा जाता है, ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच प्राप्त होने वाला वैसा शचर जोन है जो कि इंडस शांगपो शचर जोन के नाम से जाना जाता है।
इसको शॉर्टकट में ITSZ के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हम लोग देख लें, बृहद हिमालय और लघु हिमालय। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच का जो यह एरिया है, इसको जाना जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से, जिसको शॉर्टकट में MCT कहा जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, वैसे भी देख रहे हो कि सेंटर में है, तो इसीलिए इसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहा जाता है। अच्छा, और लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, अब बात किसकी आ गई, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय की। यहाँ लघु हिमालय और ये बाह्य हिमालय, और वैसी स्थिति में इसके बीच जो एरिया यह दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है MBT। MBT मीन मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है वो किसके किसके बीच है, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के बीच। और बाह्य हिमालय के बाद जो यह पूरा इलाका आता है, वो आ जाता है मैदानी क्षेत्र का, और उस मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, जिसे शॉर्टकट में HFF कहा जाता है। बात अब समझ में आ गई होगी। और दूसरा चीज यह कि जो कोबर महोदय ने कहा था कि जब कभी भी जो मुर्दार पर्वत है उसका निर्माण कहाँ होता है, तो किसी न किसी जियो सिंक्लाइन में। तो इन सभी गैप को एक जियो सिंक्लाइन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये इस दोनों के बीच का जो एरिया है, इसको ईओ जियो सिंक्लाइन के नाम से भी जाना जाता है, ईओ जियो सिंक्लाइन। और यह जो पूरा इलाका है, इसको मायो जियो सिंक्लाइन के नाम से जाना जाता है। और यह एरिया जो है, ये इसको प्लायो सिंक्लाइन के नाम से। तो आप लोग ध्यान देंगे, यो जियो सिंक्लाइन, मायो जियो सिंक्लाइन, और ये हो जाता है प्लायो जियो सिंक्लाइन। अब आते हैं हम लोग ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय। इन सबको समझने के बाद और इसके जितने भी स्ट्रक्चर जोन है या थ्रस्ट है, उनको जानने के बाद अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि इसे 2-3 चीज हम लोग समझ लें। पहला तो यह कि पर्वत, पर्वत, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी और पर्वत माला किसे कहा जाएगा। क्योंकि क्या है बच्चों ना, कि सब तो पर्वत ही है, लेकिन तीनों में कुछ न कुछ हल्का डिफरेंस है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे यह पर्वत है, तो पर्वत जो है वो हमेशा क्या बता रहा है, ये पर्वत, पर्वत से ही पता लग पा रहा है कि वैसा भूभाग जो कैसा होगा, जो आधार में वो चौड़ा और शीर्ष की ओर जाते हुए ये कैसा हो जाएगा, पतला हो जाएगा। इसको क्या नाम दिया जाएगा, पर्वत। और यही चीज जब ये श्रृंखला ये लगातार बनती जाएगी ऐसे, तो इसको कहा जाएगा पर्वत श्रेणी। ध्यान दोगे, पर्वत कब हुआ, जब वो क्या रहा, वो नीचे से आधार जो चौड़ा और शीर्ष की ओर ये यहाँ पर शीर्ष पर क्षेत्रफल जो होगा वो कम पाया जाएगा, यानी कोण के रूप में। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, शंकु आकार में पर्वत होते ही हैं, तो वैसी स्थिति में इसको नाम दिया जाता है पर्वत। अब वो कोई भी पर्वत का नाम वहां पर वो बताएगा ऊंचाई के अनुसार, माने लमसम, यानी कहने का अर्थ यह कि 600 मीटर से ऊंचा अगर भाग है, भूभाग, तो वैसे भूभाग को क्या नाम दिया जाता है, पर्वत। ये मोटा मोटी तौर पर, लेकिन इसको मैं और भी क्लियर करूंगी कि किसको पहाड़ी कहा जाएगा, किसको पहाड़ कहा जाएगा। लेकिन अभी हम लोग समझ लें कि साधारणतया 600 मीटर से ऊंचे भूभाग को क्या नाम दिया जाता है, और जिसका आधार चौड़ा हो और शीर्ष कम क्षेत्रफल का, तो वैसे स्थान को क्या कहा जाता है, पर्वत। अब पर्वत श्रेणी उस हिसाब में होगा जब एक ही, ये यहाँ से एक पर्वत हुआ और दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, इस तरह से जब श्रेणी आगे बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये पर्वत श्रेणी कहलाएगी। और ये पर्वत श्रेणी क्या होती है कि एक ही समय में बना हुआ ये पूरा एरिया होता है, यानी कालक्रम जो होगा वो एक होगा, यानी समय एक रहेगा। बात समझ में आ गई। और पर्वतमाला क्या होता है, पर्वतमाला उसे कहते हैं जब क्या होता है कि इस तरह के जो ये पर्वत श्रृंखला दिखाई दिए, ये कई हो जाएंगे, यहाँ हो गए, वहां हो गए, यानी ये एक समाहार हो गया, तो कई समय में बना,
ये नहीं है जरूरी कि एक के समय में सब बनेगा, ये कई समय में बना रहेगा, और कई समय में बनने के बाद भी इसको क्या कहा जाएगा, इसको पर्वतमाला कहा जाएगा। तो अब हमारे देखने से पर्वत, पर्वत श्रेणी और पर्वतमाला तीनों को आप समझ लिए। पर्वत क्या हो जाएगा, पर्वत साधारण तौर पे 600 मीटर से ऊंचे भूभाग को क्या कहते हैं, जो त्रिकोण ये त्रिभुजाकार में दिखाई दे रहा है यानी शंक्वाकार, और जिसका आधार चौड़ा हो और शीर्ष कैसा है, यहाँ पर जिसका शीर्ष पर क्षेत्रफल कम मिले या कोण के रूप में हो, वैसी स्थिति में ये क्या कहे जाते हैं, पर्वत। अब पर्वत श्रेणी की जहां तक बात है, तो पर्वत श्रेणी क्या होता है कि एक काल में बना हुआ ये होगा, एक काल में। जैसे हम लोग इसी को समझ रहे हैं कि ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, बाह्य हिमालय, तो ये श्रेणियां हो गई, ये क्या हो गई, जिससे ट्रांस हिमालयन श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी। लेकिन पूरा का पूरा पूरा अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो जाएगा, पर्वतमाला। क्या कहलाएगा, हिमालय पर्वत माला, चाहे जिस भी कालक्रम में ये बनी हुई है, तो इन्हें कहा जाएगा पर्वत माला। अब एक पर्वत की बात हो, तो जैसे अभी हम लोग जाने कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट को हम लोग कह सकते हैं कि वह एक पर्वत है। अब वो एक पर्वत हो गया। और पर्वत श्रेणी में क्या हो गया, जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ये ट्रांस हिमालय में हम लोग जाने थे ना कि ये काराकोरम श्रेणी है, ये लद्दाख श्रेणी है, ये जास्कर श्रेणी है। तो ये श्रेणियां हो गई, और इन्हीं श्रेणियां और पर्वत आदि को सबको मिला करके, यानी अब उसमें कई समय में बने हुए पर्वत भाग होंगे, तो वैसे को कहा जाता है पर्वत माला। आशा कर रही हूँ इसको बखूबी आप लोग देख लिए, समझ लिए। अब आगे हम लोग इसको समझें। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि क्या है, कि मान लिया जाए ये भारत भूमि है, और भारत भूमि में ये कितने कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में अगर हम लोग देखें कि 30% हिस्सा, बोलचाल की भाषा में 30% हिस्सा पर्वत, और 43% हिस्सा ये मैदान, और 27% हिस्सा किसका होता है, पठार का। ये बताने का मेन कारण ये पड़ा कि पर्वत में अभी मैंने बताया कि मैं आप लोगों को पहाड़ी और पहाड़ के बारे में बताऊंगी। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि 18.6, अब यहाँ पर देखिएगा यह जो 30 है, मैंने कहा ना कि अभी बोलचाल की भाषा में, तो 18.6% हिस्सा जो है वो होता है पहाड़ियों का। किनका, पहाड़ी। अब पहाड़ी किसे कहा जाता है, तो पहाड़ी वैसा भूभाग होता है जो 305 मीटर से 2135 मीटर, 2135 मीटर ऊंचा, इसको क्या कहा जाएगा, पहाड़ी। क्या हो, जो 305 मीटर से 2135 मीटर ऊंचा हो, उसको क्या कहा जाएगा, पहाड़ी। अब यहाँ पर हम लोग देख लें कि 10.7 10.7% जो है वो ऊंचे पर्वत। कैसे पर्वत हैं, ऊंचे, ऊंचे पर्वतों में कौन आ जाएगा, तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना 2135, तो निश्चित है कि 2135 से ऊंची जो पहाड़ियां होंगी उनको क्या कहेंगे हम लोग, 2135 मीटर से ऊंची। और कितनी ऊंची, तो सबसे ऊंची तो हम लोग समझ रहे हैं कि 8,848 है माउंट एवरेस्ट। तो उतने ऊंचे जो अभी पर्वत हैं उन सबको किस में कहा गया है, ऊंचे पर्वत में। अब जो पठार इलाका है, वो पठार इलाके को 27.7 रखा जाता है, 27.7। तो वैसे में हम लोग मिला करके देखेंगे तो ये पूरा 100% हो जाएगा। और यह मेन कारण यह रहा कि ये ऊंचे पर्वतों को हम समझे और पहाड़ी को समझे। पहाड़ी का अंश है 18.6 और ऊंचे पर्वतों का है 10.7%। और इसमें यही कारण है कि इसको पर्वतों की जब बात होती है तो मोटा मोटी तौर पर यानी लमसम 600 मीटर से ऊंचे भूभाग को क्या कह दिया जाता है, पर्वत कह दिया जाता है। तो ये सारे कुछ को हम लोग समझ चुके। अब यह जानेंगे कि ये जो भारतीय प्लेट का यह एरिया है,
यहाँ पर क्या है कि जैसे ये टक्कर किया और यहाँ पर जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, उसमें क्या होता है कि ठीक इसी तरह से यह जो होता है बेंड हो जाता है, इधर की ओर मुड़ जाता है। यानी ठीक दोनों ही तरफ से जो पर्वत श्रेणी है इस हिमालय की, वो क्या होती है, बेंड हो जाती है। और यह जो स्थान आता है, ये हो जाता है नंगा पर्वत। यहाँ पर कौन सी स्थिति आ जाती है, नंगा पर्वत। 8,126 मीटर ऊंचा है नंगा पर्वत। ये यहाँ से क्या होती है, ये मुड़ जाती है पर्वत श्रृंखला। और यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश दोनों में यहाँ पर ये एरिया आता है नामचा बरुआ का, नामचा बरुआ। नामचा बरुआ पर्वत श्रेणी जो है, यहाँ से ये श्रृंखला इधर मुड़ जाती है। तो दोनों ही जगह जो यह बेंड हो रहा है, तो ये बेंड होने की स्थिति जो बनती है, और यहाँ पर आ जाता है ये नंगा पर्वत के पास, यह जो स्थिति है ये हो जाता है बुंजी, बुंजी नामक जो हम लोग का गॉर्ज है। किससे बना हुआ है, पीछे मैं बता चुकी हूँ, आप अपने मन में उसको याद कर लें। बुंजी गॉर्ज किस नदी के द्वारा बना है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के द्वारा यहाँ पर बुंजी गॉर्ज बना हुआ है नंगा पर्वत के पास ही। और यहाँ पर नामचा बरुआ के पास एक गॉर्ज बना हुआ है दिहांग। कौन सा, दिहांग, यहाँ लिख दो, ये एरिया है दिहांग, ठीक है, दिहांग गॉर्ज। और ये क्या करता है कि यहीं से ये स्थिति दिखती है कि ये बेंड हो गया है। तो याद रखोगे बुंजी गॉर्ज, यहाँ पर कौन सा है, बुंजी गॉर्ज, और यहाँ पर कौन सा गॉर्ज है, दिहांग गॉर्ज। ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यहाँ दिहांग गॉर्ज बनता है। तो वहां से ये अपनी जो अपना हिमालय है वो बेंड हो गया है। और इसी बेंड होने के क्रम को यहाँ पर जो ये तैयार हो रहा है, इसको कहा जाता है अक्ष संघीय मोड़। कौन सा कहा जाता है, अक्ष संघीय मोड़। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है कि हिमालय पर्वत का अक्ष संघीय मोड़ किसे कहा जाता है, या फिर अक्ष संघीय मोड़ से क्या समझते हो। तो आपको याद होना चाहिए कि नंगा पर्वत से ये क्या होती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और यहाँ पर नामचा बरुआ से ये दक्षिण की ओर मुड़ रही है पर्वत। और इसी मुड़ने के क्रम को यहाँ पर अक्ष संघीय मोड़ के नाम से इसको जाना गया है। जो गॉर्ज जो सिंधु नदी द्वारा तैयार हो रहा है वो पुंजी गॉर्ज है, और जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा तैयार हो रहा है वो है दिहांग गॉर्ज। यहीं से इस हिमालय का क्या होता है कि ये अक्ष संघीय मोड़ तैयार होता है। यहाँ ध्यान देंगे बच्चों, ये अपना भारत, और भारत का जो ये पूरा एरिया दिख रहा है, इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला की ही बातें दर्शित हो रही है, जिसमें हम लोग काराकोरम श्रेणी को जान चुके हैं, उसके बाद लद्दाख श्रेणी को जान चुके हैं, और इस जास्कर को भी जान लिए हैं। अब जान रहे हैं बृहद हिमालय को। इसी बृहद हिमालय को कई नामों से जाना जाता है। ये बृहद हिमालय जो है ये कई नामों से जाना जाता है। इसको महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, ग्रेटर हिमालय आदि नामों से जाना जाता है। वो कैसे, तो इसी में माउंट एवरेस्ट पाया जाता है। अब पीक के बारे में हम लोग समझ लेंगे, चोटियों के बारे में, कि ये कौन कौन सी ऊंची चोटियां हैं। ये जितना भी हम लोग मिडिल पार्ट देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसमें बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। और ये बहुत सारे ग्लेशियर का भी एरिया बनता है, क्योंकि उच्च क्षेत्र यही है। मिडिल पार्ट जो है, मध्य भाग, क्वेश्चन में भी कभी कभार पूछता है कि हिमालय का कौन सा पार्ट सबसे अधिक उच्च है, तो मध्य भाग, इसका मध्य भाग सबसे ऊंचा है। तो अब चोटियों के बारे में हम लोग जानकारी यहाँ पर हासिल करेंगे। तो काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी समझ चुके हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू, सबसे ऊंची चोटी ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है केटू। और केटू है 8,611 मीटर। और यह जो केटू है ये अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान देना बेटा आप लोग कि जब कभी भी भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो किसको बताना है,
काराकोरम श्रेणी में प्राप्त होने वाली कौन सी चोटी? तो केटू। केटू को गाडविन आस्तीन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभार देखोगे किसी किसी बुक में गौरी नंदा भी लिखा रहता है। और ये जो पूरा काराकोरम श्रेणी है, इसका पुराना नाम है कृष्णागिरी। यह भी आप याद रख लोगे। ये कृष्णागिरी के नाम से भी इस रेंज को जाना जाता है पुराने नाम। तो यह जो पूरा ये काराकोरम श्रेणी में प्राप्त होने वाला केटू है, ये अपने भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब इस रेंज में आ जाएंगे हम लोग बृहद वाले हिमालय में। तो यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो ये पिक है। तो इस पिक की ऊंचाई सबसे अधिक है। वो कितनी है? 8,848। अब कुछ बढ़ भी गया है, कारण इसमें निर्माण कार्य अभी भी चलते रह रहा है। तो अपने भारत वाले प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो है उसमें अभी इतना ही रखा है। लेकिन जो चीन का है या अन्य जगहों का है, वहां इसकी बढ़ी हुई जो अभी पैमाना है उसमें इसको अंकित किया गया है, यानी 8,850 भी, और कहीं कहीं 8,848 के बाद में पॉइंट लगा के 86 यानी 86। तो यह जो पूरा एरिया है इसको हम लोग क्रमबद्ध भी जान लेंगे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि क्रमबद्धता से भी सजाने को आ जाता है। तो पहला तो यह जाने, यह पूरी की पूरी श्रेणी कहाँ से है? तो नंगा पर्वत इलाका से शुरू होती है और ये सतत है। सतत में कहीं भी बस कटी छटी उसी हिसाब से है जहाँ की किसी प्रकार का कोई क्या पाया जाता है? दर्रा। और उसी दर्रे की जगह पर बस हम लोगों को ये कटा हुआ नजर आएगा। बाकी ये पूरे में ये सतत है, यानी कहीं भी कंटिन्यू है। तो नंगा पर्वत से लेकर के और कहाँ तक? नामचा पर्वत तक। तो नामचा पर्वत ये जो पूरा श्रेणी है ये अरुणाचल प्रदेश में भी इन करता है और पूर्णतः ये तिब्बत की ओर है, लेकिन बॉर्डर पे है। तो वैसी स्थिति में नामचा पर्वत जो है वो इसका अंतिम एरिया आ जाता है और यहाँ पर हो जाता है ये नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये 8,126 मीटर ऊंचा है। और यहीं से क्या होता है कि ये बृहद हिमालय की श्रेणी शुरू हो जाती है। बीच बीच में जो हम लोग कटा देख रहे हैं ये वैसे दर्रे हैं जो दो पहाड़ों के बीच पासेस पाए जाते हैं, यानी कि आने जाने का रास्ता, जहाँ से एक सकरा रास्ता मिलता है उसको कहा जाता है। तो ये श्रेणी जो है यहाँ अब बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है। मेन श्रेणी जो शुरू होती है ऊंचाई में वो उत्तराखंड से होती है और यहाँ पर है बंदरपुछ। यह जो एरिया है वो बंदरपुछ का है। बंदरपुछ, और बंदरपुछ से यहाँ पश्चिम में यहाँ पर है यमुनोत्री और यहाँ पर है गंगोत्री। दोनों से क्या होता है कि इससे यमुना निकली हुई है, ये दिखाई दे रहा है यमुना नदी का, और ये यमुना नदी है और ये हो गई गंगा नदी। इस गंगा नदी के बनने में भी कई नदियों का यहाँ पर संगम है। फर्स्ट में इधर भागीरथी निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिल जाती हैं वो देव प्रयाग के बाद से गंगा नाम पा करके ये नदी आगे की ओर बढ़ती है। इसको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, आज बस इतना ही जाने। तो ये बंदरपुछ के दोनों ही तरफ यमुनोत्री और गंगोत्री नामक क्या है? ग्लेशियर्स। इसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर क्या है? अब कामेत पर्वत श्रृंखला है। कामेत पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद है कामेत। उसके बाद आ जाता है नंदा, नंदा देवी। ये जो श्रेणियां हैं वो हो गई बंदरपुछ 6,316, कामेत हो गया 7756 यानी कि 7,756 मीटर, और नंदा देवी हो गई तुम्हारी 7,817 मीटर ऊंची। अब इसके बाद क्या है बेटा कि अब ये नेपाल की स्थिति शुरू होती है, और नेपाल वाले एरिया में हम लोग देखेंगे कि सबसे अधिक ऊंचा एरिया दिखाई दे रहा है। अब ये हो गया सिक्किम। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो पूरा का पूरा ये है ये धौलागिरी है। ये धौलागिरी पर्वत है, और धौलागिरी पर्वत जो है वो 8,167 मीटर
ऊंचा है। धौलागिरी के बाद क्रम से आप लोग याद रखेंगे, धौलागिरी के बाद क्या है, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा 8,091 मीटर। और उसके बाद आता है मनसालू। मनसालू 8,163 मीटर ऊंचा। इसके बाद आ जाता है ये तिब्बत में पड़ता है, इसलिए इसको अभी हम लोग छोड़ें। और इसके बाद है चोयू। चोयू जो है वो 8,201 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट इस चोयू के बाद है, यहाँ पर यह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 अपने भारतीय प्रशासनिक दृष्टिकोण से, लेकिन इसकी ऊंचाई अभी बढ़ रही है। और बढ़ने की वजह से ये अन्य जगहों में इसको लिख दिया गया है, लेकिन अभी हम लोगों के भारतीय स्तर पर अभी 8,048.86 ही चल रहा है। और इसके बाद है, ये रहा हम लोगों का माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848। किसी किसी बुक में आप देखेंगे 8,850 भी लिखा हुआ है, 8,850। इसका अर्थ है, और एरो का चिन्ह लगा रहता है, इसका अर्थ है कि अब इसमें क्या हो रहा है, अभी भी इसमें निर्माण कार्य जारी है। यह जो पूरा पर्वत श्रृंखला है, इसमें निर्माण कार्य जारी है और अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। तो वैसी स्थिति में इन सब की ऊंचाई में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने की ही संभावना है। अभी तक सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट ही है। इसके बाद है, इसी से सटे लोत्से है 8,516। और उसके बाद है मकालू। मकालू जो है वो 8,485 मीटर ऊंचा है। इसके बाद आ जाता है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वह इलाका है, ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा नेपाल में भी पड़ता है और भारत में भी पड़ता है। तो वैसी स्थिति में ये सिक्किम में पाया जाता है ज्यादातर अंश। तो ये कंचनजंगा की जो लंबाई है, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं 8,586 मीटर, जो किसी किसी बुक में आप देखेंगे 8,598 मीटर ऊंचा। और नामचा बरवा ये दिखाई दे रहा है, नामचा बरवा। तो नामचा बरवा जो है वो 7782, कहीं कहीं ये 7756 भी नजर आएगा। तो वैसी स्थिति में अब हम लोग यहाँ पर एक चीज को देखते हैं कि सभी का अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 8,000 से ऊपर है। ये सभी जितनी भी यहाँ पर चोटियां दिखाई दी वो सभी क्या है, 8,000 से ऊंची है, जो कहाँ पाई जा रही है, इस मिडिल पार्ट में। और एक चीज और बेटा हम लोग देख रहे हैं कि यह जो स्थिति बन रही है यहाँ से यहाँ, ये पूरा, तो इसको हम लोग पा रहे हैं क्या, कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो कैसा है, वो आर्क डिजाइन में, आर्क में चाप की तरह। तो इसको चापाकार भी कहा जाता है कि यह जो पर्वत श्रेणी है वो किस आकार में है, तो चापाकार श्रेणी में। तो चापाकार में है। और इसकी जो लंबाई है वो है 2,500 किलोमीटर। 2,500 किलोमीटर, जो यहाँ से यहाँ तक ये पूरी इसकी लंबाई है वो है 2,500 किलोमीटर। यह जो पूरा एरिया है, इस इलाके में क्या होता है कि ये 400 मीटर चौड़ा पाया जाता है। कितना मीटर, 400 मीटर। जबकि इस इलाके में जाते जाते ये पतला हो जाता है और ये पाया जाता है 160 मीटर चौड़ा। यानी कि चौड़ाई में अगर कहा जाए तो ये 400 मीटर से कितना हो गया, 400 मीटर से 160, 400 मीटर से 160। कहाँ 400 मीटर है और कहाँ 160 है, इसको भी हम लोग समझे कि ये 400 मीटर से 160 मीटर चौड़ा है। और इसका जो आकार प्रकार है वो कैसा हम लोग देख पा रहे हैं, इसका आकार प्रकार है जो वो चापाकार में है, यानी चाप आकार में है। और इसकी लंबाई कितनी है, 2,500 किलोमीटर, चौड़ाई पश्चिमी इलाके में 400 मीटर और इसके पूर्वी इलाके में यह है 160 मीटर। इस तरह से हम लोग इससे परिचित हो पाए कि ये कहाँ पर कितना लंबा और कितने लंबाई का है, कितनी चौड़ाई का है, और इसमें कौन कौन से ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी, दुनिया की सबसे, माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची कौन सी है,
माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को बच्चों नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग कहानी पूरी जान रहे हैं कि सागर का शीर्ष ही है, यानी 33 सागर से बना हुआ है और सबसे ऊंचा है दुनिया में, इसलिए इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? नेपाल में। उसी तरह से तिब्बत में, ये जो ऊपर का एरिया है पूरा तिब्बत का, तो तिब्बत वाले इलाके में इसको चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। इसको मैं यहाँ लिख दूं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना गया? सागर माथा। सागर माथा। और वही चीज तिब्बत में, तिब्बत में चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। इस चोमोलुंगमा का मेन शाब्दिक अर्थ जो है तिब्बतियन भाषा में, वो हो जाता है पर्वतों की रानी। यानी माउंट एवरेस्ट जो है उसको कहा गया है पर्वतों की रानी, और पर्वतों की रानी, और या फिर ब्रह्मांड या आकाश की देवी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? माउंट एवरेस्ट को। तो आप लोग याद रखोगे, नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा। यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों में कि काराकोरम श्रेणी में जो ये केटू पाया जा रहा है, ये केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी में शामिल है। जबकि कभी कभार कहीं देखते होंगे कि कंचनजंगा जो यहाँ पर अवस्थित है, उस कंचनजंगा को कहा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कंफ्यूजन को आज दूर कर लो। आज यह जान लेंगे हम लोग कि काराकोरम श्रेणी में अगर आ जाए कि पूरे भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो अब हम लोगों को वहां पर कोई डाउट नहीं रखना है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू होगा, और केटू, यह केटू, और इसको गाडविन एस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे ऊंचा किसका? भारत का। लेकिन अगर आ जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पाई जाती है, यहाँ पर ध्यान दोगे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो हिमालय की, अब ये चूंकि हम लोग जान चुके हैं कि इसके पीछे का क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। इस हिमालय से पहले वाला जो पूरा एरिया है यहाँ से यहाँ, ये ट्रांस हिमालय जाना जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में जो पाई जाती हो वो कौन सी है? तो वो है यहाँ पर सिक्किम इलाका में कंचनजंगा। अब याद रहेगा, जब कभी भी पूरे भारत की बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी एनी हाउ होगा तो यही होगा केटू। लेकिन जब कभी यह कहे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में पाई जाती है, या भारत में पाई जाने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक। अब हम लोग बात कर ले इसमें पाए जाने वाले कुछ पासिस का मैं वीडियो अलग से भी बना दूंगी ताकि आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो उत्तराखंड में माना है, नीति, माना, नीति, और एक आ जाता है लिपुलेख। ये तीनों जो है, माना, नीति, धर्मा भी है, और लिपुलेख, ये जो है ये यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं जो क्या करते हैं, जो भारत से और तिब्बत की कनेक्टिविटी को बनाते हैं। और यहीं से कैलाश पर्वत पर जो कैलाश धाम है वहां पहुंचने का रास्ता देती है, भारत और तिब्बत को जोड़ती है। अब यहाँ पर यह जो नेपाल वाला एरिया है, इस नेपाल वाले एरिया में भी कई दर्रे प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम लोग अपने भारत का देखें, ये सिक्किम का एरिया, तो सिक्किम वाले एरिया में यहाँ पर है नाथुला और जेलेपला, ये दोनों ये यहाँ पर पाए जाते हैं। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में ये बोमाडिला है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, वह है यांगत्सांग। तो ये जो है यहाँ पर एक दिफू दर्रा पाया जाता है जो तिब्बत यानी चीन, म्यांमार और भारत को जोड़ता है। उसी तरह से आगे हम लोग इसको बढ़िया से जानेंगे, दर्रों के बारे में दूसरे वीडियो में समझ लेंगे। बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ ग्लेशियर्स के बारे में, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ले। पर्वत में, हमारे हिमालय पर्वत में कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं। तो यहाँ पर हमने बता रखा है पीछे बार में कि बंदरपुछ पर्वत, इस बंदरपुछ पर्वत से पश्चिम दिशा में यमुनोत्री है, और इस यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है।
यहाँ पर है गंगोत्री। ये गंगोत्री हिमनद जो है, इसके गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। और भागीरथी नदी में यहाँ पर आगे में देखेंगे, ये चोराबाड़ी, ये यहाँ से मंदाकिनी नदी निकलती है। और ये है सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ से अलकनंदा निकली। और इसके बाद है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम लोग मिलाम। और मिलाम जो हिमनद है, इससे निकलती है काली नदी, जो नेपाल में बहती है। इसके बाद बहुत सारी नदियां, जो गंडक, बूढ़ी गंडक आदि, जो पूरे बिहार से होकर के गुजरती हैं, उसी में एक है गोसाई थान नामक ये ग्लेशियर। और यहाँ से है कोसी नदी निकलती। कोसी नदी से आप लोग परिचित होंगे, ये बिहार के शोक के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर बिहार का शोक किस नदी को जाना जाता है, कहा जाता है, तो वैसी स्थिति में कोसी नदी का नाम आप सभी जान रहे होंगे। और उसके बाद जो स्थिति आती है, इस जेमू ग्लेशियर की आती है। ये जेमू ग्लेशियर जो है, वो सिक्किम में प्राप्त होता है और इससे निकलती है तीस्ता नदी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स हैं जहाँ ये ऊंचे ऊंचे जो भाग है, वहां से कई नदियां बाहर ये नीचे की ओर आती हैं। तो ये सारे ग्लेशियर जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ग्लेशियर क्या है, ये उत्तराखंड के हैं। किसके हैं? उत्तराखंड के। और यह जो ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, ये नेपाल है। नेपाल, नेपाल में पाए जाने वाले ग्लेशियर। और यहाँ पर यह जो जेमू दिखाई दे रहा है, यह है सिक्किम, सिक्किम में प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग ग्लेशियर्स के बारे में जाने, जो कहाँ प्राप्त हो रहा है, हिमालय में। इस तरह बच्चों हम लोग बृहद हिमालय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त किए। अब यहाँ पर एक बार इस पर ध्यान दे लें कि हम लोगों ने जाना क्या क्या। तो पहला हम लोगों ने यह जाना कि 5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस नामक भूसन्नति थी। भूसन्नति को हम लोग समझ पा रहे हैं कि भूसन्नति कहते किसे हैं। फिर उसके बाद है कि कुंवर महोदय ने भूसन्नति, यानी वही सखरा भाग, जो पानी का जल का जो भाग होता है उथला, और सकरा लंबा जिसमें जलीय भाग होता है, और इसकी तलछटी में क्या होता है, निक्षेप होते हैं, और इसकी तली भी कैसी होती जाती है, धंसती जाती है। उसी को जियोसिंक्लाइन या भूसन्नति कहा जाता है। इसको कुंवर महोदय ने क्या कहा है, पर्वतों का पालना कहा है। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में अति आधुनिक सिद्धांत क्या है, प्लेट विवर्तनिकी है। इस चीज पर आप लोग ध्यान देंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से ही क्या हुआ है, जितनी भी संरचनाएं हैं धरती पर, वो तैयार हुई हैं। भले कुंवर महोदय का जो था, इससे पहले आया हुआ चीज है, इसलिए यह भी ध्यान दिया जाता है कि यह जब कभी भी मोड़दार पर्वत की संरचना पाई जाएगी, तो वो जियोसिंक्लाइन्स में या भूसन्नतियों में ही प्राप्त होती। इसके बाद है कि यूरेशियन प्लेट एवं भारतीय प्लेट में क्या होता है, अभिसारी गति, जिसको हम लोगों ने जान रखा है कि कौन कौन सी गति होती है, अभिसारी। जब प्लेट एक दूसरे के समीप आते हैं, तो वैसे में अभिसारी गति होती है। तो ये जो हिमालय का निर्माण हुआ है, अभिसारी गति के कारण ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। बृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहा गया है। वो पीछे की ओर से ट्रांस हिमालय और आगे से अन्य संरचनाओं के द्वारा वो बीच में है, इसलिए इसको आंतरिक हिमालय। सर्वोच्च हिमालय इसलिए क्योंकि सबसे ऊंचा शिखर है, वो पाया जाता है माउंट एवरेस्ट। और महान हिमालय यानी सबसे बड़ा है। और हिमाद्री, चूंकि यहाँ पर ग्लेशियर्स अधिक पाए जाते हैं, हिम से ये आच्छादित होता है, इसलिए इसको नाम मिला हुआ है हिमाद्री। और बृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में क्या कहा जाता है, चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ हो जाता है पर्वतों की रानी या फिर ब्रह्मांड या आकाश की देवी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट पर कौन पहले चढ़ा, यानी प्रथम पर्वतारोही कौन रहा, तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेंजिंग नोर्गे, जो कब चढ़ाई किए हैं, तो 29 मई 1953। प्रथम भारतीय महिला हैं बछेंद्री पाल, जो 22 मई 1984 को इस माउंट एवरेस्ट को फतेह की। और सन
1986 में इसी उपलक्ष्य में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस तरह बच्चों हम लोग बृहद हिमालय की संपूर्ण जानकारी ले पाए और आशा करती हूँ आप लोग इसको बढ़िया से समझ पाए हैं और अपने पढ़ाई में इसका भरपूर सहयोग लेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।